हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से आप अपनी स्टडीज़ कर रहे होंगे, क्योंकि 10th बोर्ड के एग्ज़ाम्स बहुत पास ही हैं, बहुत कम टाइम हमारे पास रिमेनिंग है। तो आपको बहुत अच्छे से स्टडी करनी है, बहुत अच्छे से आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। ओके, तो चलिए हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 3 विच इज़ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। चैप्टर बहुत ज़्यादा लॉन्ग था, इसके ऑलमोस्ट हमें इसके बाद एक लेक्चर और होगा, तब जाके हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होगा। लेकिन आपको इस चैप्टर पे अच्छे से ध्यान देना है, क्योंकि चैप्टर एक्चुअली बहुत इजी है। बिल्कुल भी इसके अंदर एक भी क्वेश्चन हार्ड नहीं है या कुछ ऐसा मेथड यहाँ पर अप्लाई नहीं हो रहा जो आप सॉल्व नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो लेक्चर नंबर 5 आज हम इसके बारे में देखने जा रहे हैं। प्रीवियस हर एक लेक्चर में हमने हर एक मेथड देखा है। बेसिकली अगर आप देखें तो कभी हमने देखा ग्राफिकल मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, और आज हम नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो बेसिकली ये मेथड थोड़ा सा डिफरेंस है। डिफरेंस क्यों है यहाँ पर, क्योंकि देखो नॉर्मल मेथड्स आप पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं, आपने पहले पढ़े हैं कि सब्स्टिट्यूट करना है, यहाँ ठीक है, यहाँ से वैल्यू आप फाइंड आउट करके उधर पुट कर देंगे, तो वो सब्स्टिट्यूशन मेथड हो गया। एलिमिनेशन भी बेसिकली आपने देखा हुआ है कि हम सबट्रैक्ट कर देते हैं, सेम साइन होते हैं तो, और वो उस तरह से कि हाँ एक टर्म कैंसिल हो गई, रिमेनिंग हमारे पास रह गया, तो वो भी आपने पढ़ा है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में थोड़े से कुछ वेरिएंस कुछ चेंजेस होते हैं, तो उसके बारे में आपको ध्यान रखना है। ओके, करें स्टार्ट। तो बस हो जाइए अपने पेन नोटबुक लेकर रेडी, नोट्स प्रिपेयर करने के लिए, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो सबसे पहले देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड होता क्या है। अब यहाँ पर आपको पता है स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है लीनियर इक्वेशन की, मतलब जो हमने पढ़ी थी 2 वेरिएबल्स में। सो a1x + b1y + c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x + b2y + c2 इज इक्वल टू 0। ये थी आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म। बच्चों ये थी आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म। अब हमें क्या करना है यहाँ पर इस क्वेश्चन में ध्यान रखना, एक बात आपको ध्यान रखनी है कि प्रीवियस हमने कोई भी क्वेश्चन किए, मैंने आपसे ये नहीं कहा कि आपको इक्वेशन इसी फॉर्म में लिखनी है, मैंने आपसे कहा नहीं कहा, लेकिन यहाँ पर मैं कहूँगी कि आपको इक्वेशन का फॉर्मेट यही रखना है। क्यों? अगर मान लीजिए इक्वेशन इस फॉर्मेट में नहीं है, इस तरह से कि जो C1 C2 है हमारे RHS में है, उस साइड में है, तो आपको क्या करना है, उनको ट्रांसपोज करके LHS में लेकर आना और इक्वेशन को इस फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है, अगर आप ऐसे नहीं करेंगे तो हमारे क्वेश्चन में मिस्टेक हो जाएगी ऑफ कोर्स, पूरा सब कुछ रॉन्ग। ठीक, तो ये तो हो गई हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या है, वैसे तो बहुत इजी मेथड है। सबसे पहले हमने क्या किया, देखो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखते हैं x लिखा, x के अपॉन में हमने क्या लिखा, b1 b2 c1 c2, y के साथ हमने लिखा c1 c2 a1 a2, एंड सिमिलरली 1 के साथ लिखा। कि ये क्या लिख दिया हमें कुछ समझ में नहीं आया, तो ध्यान से देखो x क्या है, x का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है, a1 है, यहाँ पर कितना है, a2 है। ठीक है, तो x के नीचे मैंने वो टर्म लिखी है जिसमें x का कोफिशिएंट को हाइड कर दो। देखो इन दोनों कोफिशिएंट को हाइड कर दो, इसे भी हाइड कर दिया, इसे भी हाइड कर दिया, क्या रिमेनिंग रहा, b1, और यहाँ से अपन ने b2 ले लिया, यहाँ पे बचा c1 और यहाँ से अपन ने c2 ले लिया। तो बेसिकली एक तरह से ये साइकिल चल रहा है कि सबसे पहले आपने x के बारे में अगर आप बात करें तो x के कोफिशिएंट आपको यहाँ पर नहीं लेने हैं, x की बात करें तो x के कोफिशिएंट हमें यहाँ पर नहीं लेने हैं। सिमिलरली y के लिए देखो, y की जैसे बात की तो y का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पर, b1 एंड b2 है या नहीं है, हम बहुत अच्छे से जानते हैं। तो देखो y का कोफिशिएंट हमें यहाँ पर नहीं लेना है। सिमिलरली देखो अगर हम यहाँ पर 1 के बारे में बात करते हैं कि 1 क्यों लिया, कांस्टेंट है, कांस्टेंट के साथ हम मान सकते हैं कि यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई में है, हम ऐसा अज्यूम कर सकते हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पर 1 ले लिया। तो 1 है, 1 के साथ कांस्टेंट वाले दोनों कोफिशिएंट यहाँ पर नहीं है, हाइड है, ध्यान से देखिए। ठीक, तो एक तरह से क्या साइकिल बना यहाँ पर, पहले आपने एक वर्ड चूज कर लिया, यहाँ पर b लिख लिया, c लिख लिया, फिर वापस से नेक्स्ट देखो c है, a है, फिर a है, b है, इस तरह से साइकिल चलता जा रहा है, पहले ये रिपीट होते जा रहे हैं इस तरह से। ठीक है, अब आगे अगर मान लो कभी और टर्म होती है, अगर हम और वेरिएबल के बारे में पढ़ते तो थोड़ा सा यहाँ पे चेंजेस हो जाता, यहाँ भी चेंज हो जाता और भी एक्सपेंड हो जाता, तो वो एक अलग मैटर है, हमें अभी उसके बारे में नहीं देखना। आपको क्या ध्यान रखना है, x के साथ क्या लिखना है, जो x का कोफिशिएंट नहीं है, x के कोफिशिएंट के अलावा बाकी टर्म्स लिखनी है, y के साथ y के कोफिशिएंट के अलावा बाकी जो वैल्यूज होती हैं, बाकी कोफिशिएंट है वो लिखने हैं, और यहाँ पर कांस्टेंट वाली जो वैल्यू होती है तो उसके साथ 1 के साथ हमें a1 b1 हमने लिखा। अब लिखने का वे ऊपर 1 1 आएगा, नीचे 2 2 आएगा। अब इसके बाद आता है कि इसका नाम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्यों रहा, इस मेथड का नाम, तो ध्यान से सुनना। हम क्या करते हैं यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई हमने पढ़ा है पहले, इस तरह से करते हैं, नॉर्मल सा देखा है हमने, कभी कोई टर्म होते डिनोमिनेटर में इधर ट्रांसपोज किया और ये हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है। यहाँ पर भी हम ऐसे ही करते हैं, जो b1 है ये c2 और b1 इधर मल्टीप्लाई में चला जाते हैं,
ठीक है। B2 और C1 इधर मल्टीप्लाई में चले जाते हैं और बीच में ये सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। कैसे होंगे वो आगे देखेंगे, उससे पहले एक और बार देख लीजिए कि इसको हम किस तरह से और हम यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकते हैं। हम ऐसे भी लिख सकते हैं B1 C1 फिर A1 फिर B1 C1, तो ये साइकिल चल रहा है। पहले B लिखा, C लिखा, A लिखा, B लिखा, तो ये B1 C1 X के नीचे, Y के नीचे C1 और ये A1 वाली टर्म 1 के साथ A1 और B1 वाली टर्म हमारे पास आ जाएगी। क्लियर है बच्चों? अब आगे देखो इसी को कि हम इसको और किस तरह से लिख सकते हैं। तो हमने इसको सॉल्व किया, B1 C2, B1 के साथ C2 मल्टीप्लाई हुआ और B2 के साथ C1 मल्टीप्लाई हुआ। बीच में क्या साइन लग रहा है? सब्ट्रैक्शन का साइन लग रहा है। यहाँ पे ध्यान रखना कौन सा साइन लगेगा? सब्ट्रैक्शन का, मीन नेगेटिव साइन यहाँ पर यूज होगा, पॉजिटिव नहीं होगा। क्या करना है? नेगेटिव साइन यूज होगा। देखो y है तो y के साथ क्या चल जाएगा यहाँ पर? C1 A2, ये C1 A2 हो गया माइनस A1 C2 हो गया। ठीक है, यहाँ पर अगर हम 1 के बारे में बात करें तो 1 के साथ क्या चल जाएगा? A1 B2, तो ये देखो A1 B2 माइनस B1 A2, ये बन गया। अब आता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का मेथड कि हम किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आपको क्या करना है, एक बार ये जो दोनों टर्म हैं इन दोनों को आप इक्वल कीजिए, आपस में इक्वल करेंगे। फिर देखो ये पूरा पार्ट डिनोमिनेटर का है, ट्रांसपोज होकर इधर न्यूमरेटर में आ जाएगा, तो x की वैल्यू हमारे पास ऐसे फाइंड आउट हो जाएगी। जब ये पूरा पार्ट यहाँ आ जाएगा तो B1 C2 माइनस C1 B2 अपॉन में ये टर्म चलेगी। एक कंडीशन ये बनेगी। सेकेंडली आपको क्या करना है, इन दोनों को इक्वल करना है। क्यों करना है? क्योंकि देखो अगर मैं इस तरह से लिख दूं x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 3 लिखा, तो इसका कंक्लूजन क्या होता है? दैट x इज 3 एंड y इज ऑल्सो 3। x और y दोनों की वैल्यू क्या है हमारे पास? 3 है। ये इसका कंक्लूजन निकलता है नहीं निकलता? निकलता है। तो बस वही तो मैंने लिखा, अगर ये वाली टर्म इसके इक्वल है, ये वैल्यू इसके इक्वल है, तो इनको आपने इक्वल कर दिया और इन दोनों को इक्वल करेंगे, यहाँ पे ट्रांसपोज करके हम x y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। आगे बात समझ में कि किस तरह से आपको सॉल्व करना है। अब आगे देखो यहाँ से क्या आपके पास वैल्यू फॉर्म होगी, तो ये वैल्यू बन गई आपके पास x की B1 C2 माइनस B2 C1 और ये बन गई A1 B2 माइनस A2 B1। ये कहाँ से बनी? यहाँ से बनी। देखो कहाँ से ये वैल्यू फाइंड आउट हुई है? यहाँ से। x की वैल्यू यहाँ से, ये हमने ट्रांसपोज किया, जैसे आपने इसको ट्रांसपोज किया ये वैल्यू फॉर्म हो गई। y में अपन ने इसको ट्रांसपोज किया तो ये वैल्यू हमारे पास बन चुकी है। तो ये आपको वैल्यू याद रखने की ज़रूरत नहीं है। आपको कोई फॉर्मूला लर्न नहीं करना कि आपको ये बिल्कुल लर्न करने के आप सोचे कि इसे लर्न करना है, नहीं करना। देखो फॉर्मूला अपना में बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, इतने कॉम्प्लिकेशंस हम याद लर्न नहीं कर पाएंगे, हमें पता नहीं रहेगा कि A1 B1 C2, हम इसी में कंफ्यूज हो जाएंगे। तो ये आपको लर्न करना भी नहीं है। आपको बेसिकली इसका मेथड सीखना है। मेथड क्या करना है कि x का कोफिशिएंट, जो x आप लिखेंगे तो उसके नीचे x के कोफिशिएंट को छोड़कर बाकी सारे कोफिशिएंट लिख लेने हैं। y के नीचे आपको क्या लिखना है? y के कोफिशिएंट छोड़ के बाकी कोफिशिएंट लिख लेने हैं। और 1 के नीचे आपको 1 का मीन जो कांस्टेंट टर्म है उसको छोड़कर बाकी दोनों कोफिशिएंट आपको यहाँ पर लिखने हैं। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और उसके बाद वैल्यूज को कंपेयर करना है। कंपेयर करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। कि मैम फिर ये क्यों बताया आपने, इसके पीछे क्या कोई रीज़न है? हाँ बिल्कुल एक रीज़न है। तो चलिए जानते हैं क्या रीज़न है वो। मान लो कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि हम कैसे माने कि आपने जो बताया कि x की वैल्यू इस तरह से ही निकलेगी, हम क्यों माने? सबसे पहले रीज़न हम क्यों माने। ठीक है, मानना भी नहीं चाहिए, हमें तो प्रूफ चाहिए। ठीक है, आपकी बात बिल्कुल सही है, हमें हर चीज़ का क्या चाहिए? प्रूफ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो कैसे हम इसको प्रूफ करते हैं, आइए देखते हैं। हमने एलिमिनेशन मेथड पढ़ा है, क्या होता है जानते हैं। कोई भी एक टर्म हम लेते हैं, या तो x लेते हैं वेरिएबल या फिर y लेते हैं, दोनों का हम कोफिशिएंट सेम बनाते हैं, यही वर्क हम करते हैं। अब अगर मान लो यहाँ पर मैंने इक्वेशन में x के कोफिशिएंट सेम बनाना चाह रही हूँ। मेरी इक्वेशन ये थी, a1 है, यहाँ पर a2 है, तो इस इक्वेशन को मैं a2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या बन जाएगी? a1 a2x प्लस b1 a2y। ठीक है, क्या बन जाएगा? b1 a2y। हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं? यहाँ पर a2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। a2y प्लस a2c1। अब किसी भी फॉर्म में आप लिख सकते हो, इसको जरूरी नहीं है a2c1। मैंने दोनों को चेंजेस इसलिए लिखा है जस्ट बिकॉज दे आर कम्यूटेटिव, और कम्यूटेटिव है तो उनमें सीक्वेंस की कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती है। इसे आपको a1 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये बन जाएगा a1 a2x प्लस b2 a1y प्लस a1 c2। ठीक है, इज इक्वल टू 0। जरूरी नहीं है ये सीक्वेंस आप सेम ही रखें, ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है। अब आपको क्या करना है, इसको सब्ट्रैक्ट कर दें। क्यों? क्योंकि सेम साइन है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, जैसे ही सब्ट्रैक्ट किया ये वाला पार्ट पूरा कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल हो गया तो अब ये रिमेनिंग बचा। देखो यहाँ से क्या बन जाएगा हमारे पास? b1 a2 माइनस b2 a1, और ये हो गया y, और यहाँ पर क्या लिखेंगे हम? प्लस a2 c1 माइनस a1 c2।
ठीक है, और इक्वल टू इधर 0 चल ही रहा है। तो अब अगर इसको हम कंपेयर करें, इससे हम y की वैल्यू निकालें तो देखो क्या y की वैल्यू हमारे पास सेम आ जाएगी ऑलमोस्ट, बिल्कुल y की वैल्यू देखो क्या आ जाएगी। अब ये पूरे टर्म में उधर ट्रांसपोज करूंगी, देखो पूरी पॉजिटिव है, ट्रांसपोजिंग के बाद नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगी, और नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगी तो ये वाली टर्म भी उधर आ जाएगी। सॉरी यहाँ पे माइनस हमने यूज किया है, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ पे जब y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो आपकी वैल्यू ये आ जाएगी। आगे बात समझ में, तो ये आप इस तरह से फॉर्म कर सकते हैं। अब ये मेथड हमारे लिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड है कि आप किस तरह से y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, देन आपको a की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। चलो देखो हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट करके भी देखते हैं। ट्रांसपोज हमने किया तो दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, तो बन जाएगा a1c2 माइनस a2c1 अपॉन में क्या बन जाएगा, ये देखो b1a2 माइनस b2a1। अब उसे कंपेयर करो कि मैम चेंजेस आ रहे हैं, चेंजेस क्या आ रहे हैं, a1c2 है जबकि यहाँ पर क्या है c1a2 है, तो यानी कि ये वाली टर्म इधर आगे आनी चाहिए और ये टर्म पीछे आनी चाहिए। तो अपन माइनस कॉमन ले लें, माइनस कॉमन लेंगे तो इस तरह से चेंजेस हो जाएंगे। देखो माइनस जैसे आपने कॉमन लिया तो ये क्या बन जाएगा, c1a2 माइनस a1c2 बना। डिनोमिनेटर में भी क्या ऐसे वेरिएशन आ रहे हैं, देखो यहाँ पर b1a2 है बट a1b2 आना चाहिए, तो वहां से भी माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन लिया क्या बन जाएगा, b2a1 माइनस b1a2, नेगेटिव से नेगेटिव साइन कट हो जाएगा। तो देखो y की वैल्यू फाइंड आउट हो गई, c1a2 माइनस a1c2 बोले या c2a1 बोले, दोनों का मीन सेम होता है। सिमिलरली a1b2 लिखे या फिर b1a2 लिखे, दोनों b2a1 लिखे, बात सेम ही, और ये हमारे पास यहाँ से वैल्यू सेम आ चुकी है। आगे वैल्यू इसी तरह से आप x की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये बेसिकली उसका प्रूफ हो गया जो भी हमने आपको भी बताया। ओके, बढ़े आगे। अब यहाँ से हमारे पास ना बहुत सारे इंपॉर्टेंट रिजल्ट आते हैं। ये जो फॉर्मूला है ना, यहाँ पर ये वाली जो डिनोमिनेटर वाली लाइन्स है, ये वाली जो लाइन्स है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट कि यहाँ से हमारे पास 3 फॉर्मूलाज, एक तरह 3 कंडीशंस हमारे पास फॉर्म होंगी। तो पहली कंडीशन चलिए देखते क्या है। केस फर्स्ट इज a1b2 माइनस b1a माइनस a2b1 इज नॉट इक्वल टू 0। अगर ये डिनोमिनेटर वाली जो टर्म है ये 0 के इक्वल नहीं होती है, इट्स नॉट इक्वल टू 0, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में हमारे पास a1/a2 और b1/b2 नॉट इक्वल टू होंगे और हमारे पास एक यूनिक सॉल्यूशन फॉर्म होगा। यूनिक सॉल्यूशन हम फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, कंपेयर करो। देखो ये मैंने लिख लिया a1b2 नॉट इक्वल टू है, इधर ट्रांसपोज कर दो तब भी नॉट इक्वल टू रहेगा a2b1। अब मैं इस a2 को इधर ले आती हूँ तो ये a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 फॉर्म हो जाएगा। बस बन गया, यही तो हमारे पास था। और देखो सेम सिचुएशन हमारे पास यहाँ पर फाइंड आउट हुई है। आगे बात समझ में, ठीक है। तो एक कंडीशन तो ये बनती है। केस सेकंड, अगर मान लो यहाँ पर 0 है, यूनिक सॉल्यूशन को हम बहुत अच्छे से पता है कि जब 2 लाइंस एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट होती हैं, और उसकी कंडीशन में भी हमने ये पढ़ा था, तो एक तरह से ये उसका भी प्रूफ हो गया कि क्यों यही होता है। सेकंड था कि अगर 0 हो जाए तो 2 कंडीशन हमारे पास यहाँ पर होगी। देखो जैसे आप 0 करोगे तो a1/a2 b1/b2 इक्वल होगा कि नहीं होगा। तो पहली कंडीशन तो ये है कि जब तीनों टर्म आपस में इक्वल हो, तो वो लाइंस कैसी होती है, ओवरलैपिंग होती है ना लाइंस की, एक के ऊपर एक ओवरलैप होगी, और उस कंडीशन में हमारे पास बहुत सारे सॉल्यूशन फाइंड आउट होंगे। हमारे पास सिंगल सॉल्यूशन नहीं, हम इनफिनिट सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि 2 लाइंस ओवरलैप है। तो सॉल्यूशन का मीन क्या होता है कि जो उनके इंटरसेक्शन पॉइंट्स होते हैं, अब 2 लाइंस ओवरलैप है तो उनके तो इनफिनिट सॉल्यूशन होंगे, इनफिनिट इंटरसेक्टिंग पॉइंट हमारे पास यहाँ पर फाइंड आउट होंगे। सेकंड कंडीशन आती है कि अगर a1/a2 तो इक्वल हो b1/b2 के, लेकिन ये c1/c2 इज नॉट इक्वल टू, क्योंकि हमें यहाँ से केवल ये आपसे c1 के बारे में हमें कोई इन्फॉर्मेशन पता नहीं चल रही, ओनली a और b के बारे में हमारे पास यहाँ पर इन्फॉर्मेशन है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, सिस्टम है नॉट सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन मीन कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। कौन सी लाइन है, देखो पैरेलल लाइन से या नहीं है, याद आया कुछ, वो टेबल मैंने कहा था बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर किसी लाइंस बन जाएंगी, ये पैरेलल लाइंस बन जाएंगी। ओके, क्लियर है, बढ़े आगे। तो अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसके कुछ क्वेश्चंस हैं, तो पहले हम उन क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। जैसे एक्सरसाइज 3.5 हम पढ़ रहे हैं, 1 2 3 4 के हमने ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। 3.5 है, इसके बाद 3.6 है। तो अगर मैं आपके करंट सेशन के लिए बात करूं, जो अभी सेशन हमारा चल रहा है 22-23, तो वहाँ पर एक्सरसाइज 3.5 तक इंपॉर्टेंट है। 3.6 हमारे सिलेबस में नहीं है, ये आप बहुत अच्छे से जानते हैं। जितना भी पार्ट है आपने अच्छे से सिलेबस का हाईलाइट कर रखा है कि कौन सा पार्ट हमारे सिलेबस में है, कौन सा नहीं है। तो बेसिकली वो क्वेश्चन आपके सिलेबस में नहीं है, तो आपको परेशान होने की नीड बिल्कुल भी नहीं है। आगे बात समझ में, चलिए अब आगे देखते हैं।
अब है हमारे पास क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स, इनमें से कौन सा पेयर है ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन और इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन। इन केस देयर इज अ यूनिक सॉल्यूशन फाइंड इट बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। देखो कौन सा मेथड बोला है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो देखो पहले तो हमें चेक करना है कि इनके सॉल्यूशंस हैं या नहीं। अब सॉल्यूशन किस तरह से आप चेक करेंगे, सबसे पहले ध्यान से देखना, वही कंपेयर करो a1 a2 b1 b2, वो कंपेयर करते हैं। तो अब हमें यहाँ पे सबसे पहले मैं फाइंड आउट करती हूँ a1 अपॉन a2। a1 क्या होता है, x का कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है 1 अपॉन a2 कितना है 3, तो a1 अपॉन a2 तो हो गया 1 अपॉन 3। b1 अपॉन b2 के बारे में बात करते हैं। देखिए b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू, b1 कितना होता है, y का कोफिशिएंट तो हो जाएगा -3, b2 कितना हो जाएगा, यहाँ भी y का कोफिशिएंट तो -9, तो कितना बन जाएगा -3 अपॉन -9। नेगेटिव साइन से नेगेटिव कैंसिल, तो ये कितना बन जाएगा 1 अपॉन 3 से डिवाइड हो जाएगा। अब अपन c1 अपॉन c2 भी फाइंड आउट कर लेते हैं। c1 अपॉन c2, c1 कितना है -3। अब यहाँ पर एक कंफ्यूजन और हो सकता है, क्या कंफ्यूजन है कि मैम इस कंडीशन में अपन ने क्वेश्चन पहले भी सॉल्व किए, लेकिन तब आपने C1 अगर कभी RHS में होता है तब भी आपने उसको सॉल्व किया है। तो देखो अगर हम ये रेशियो फाइंड आउट कर रहे हैं तो वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तब आपको ध्यान रखना है कि C1 आपको LHS में ही लिखना है, RHS में नहीं लिखना है। या आपने लिखा C1 अपॉन C2, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी -3 अपॉन -2, सो ये कितना हो जाएगा 3/2। अब मुझे बताइए यहाँ से क्या कंक्लूजन निकला, कंक्लूजन निकला ये दोनों तो इक्वल है, बट C1 अपॉन C2 ये तीसरी टर्म इक्वल नहीं है। तो ये बन जाएगा हमारे पास विच इम्प्लाइज दैट, पूरे का इम्प्लाइज है, पूरे का कंक्लूजन है हमारे पास A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2, बट इट इज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। इट्स मीन ये लाइन कैसी है, पैरेलल है, पैरेलल लाइन है तो कोई सॉल्यूशन मिलेगा नहीं मिलेगा। सो सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन, सिस्टम के पास कोई सॉल्यूशन नहीं है। आगे बात समझ में, ठीक है, बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, काम अभी भी हमें वही करना है कि सॉल्व करो, चेक करो सॉल्यूशन फाइंड आउट होता है या नहीं होता। पहले तो ये देखना है सॉल्यूशन फाइंड आउट होगा या नहीं होगा। सबसे पहले देखो वही हमारा काम, a1 अपॉन a2 निकालते हैं सबसे पहले। तो हमने लिखा a1 अपॉन a2, a1 कितना हो जाएगा 1, a2 कितना हो जाएगा 3, तो ये बन गया 1 अपॉन 3। b1 अपॉन b2 भी फाइंड आउट कर लेते हैं। b1 अपॉन b2, b1 कितना है -3, ये कितना हो जाएगा, ये भी -3, तो ये तो आ गया 1, यानी कि दोनों आपस में इक्वल नहीं है। इक्वल नहीं है तो सिस्टम का सॉल्यूशन फाइंड आउट होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, तो यानी कि सिस्टम का सॉल्यूशन निकलेगा, सॉल्यूशन निकलेगा तो फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो पहले आप ये कॉपी कर लीजिए, उसके बाद हम आगे का इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करना है। अगर हमसे ये नहीं कहा जाता कि आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से ही सॉल्व कीजिए तो हम इस बाउंडेशन से फ्री थे, हम किसी भी मेथड से यहाँ पर अप्लाई कर सकते थे, ठीक है। तो जल्दी से आप इसे राइट डाउन कर लीजिए, उसके बाद हम इसका आगे का सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। क्लियर है, सबका हो गया। अब देखो हमें क्या करना है, ये हमने पूरा दोबारा से हम स्टार्ट कर रहे हैं। इतना तो हमें पता चल गया कि इसका सॉल्यूशन है। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड देखेंगे तो उस पर आपको ध्यान रखना है। क्या करते हैं, सबसे पहले x हमने लिखा अपॉन x के साथ क्या आएगा, मैंने क्या कहा था x वाले कोफिशिएंट को छोड़ दो। यहाँ पे y का कोफिशिएंट b1 कितना है -3, साइन को साथ में लेना, ऐसे नहीं कि तुम साइन को भूल जाओ, ऐसा नहीं चलना। यहाँ पर इसका कोफिशिएंट कितना हो जाएगा -7। यहाँ पर देखो b2 कितना है -3 और ये हो जाएगा -15, ठीक है, विच इज इक्वल टू y अपॉन, तो y के साथ क्या आ जाएगा, तो मिड जो टर्म है y के कोफिशिएंट वाली टर्म को हाइड कर दो, इस तरह से हाइड कर दिया। जैसे आप हाइड कर देंगे, इधर भी हाइड कर दिया, इधर भी हाइड कर दिया, तो बताओ क्या आपके पास रिमेनिंग हो गया, यहाँ पर बन जाएगा 1। अब ध्यान रखना, ऐसे मत लिखना कि 1 7 लिखा, ये लिखा, आप ये सीक्वेंस साइकिल साथ में चलने दो। ये टर्म -7 अपॉन 15 आई ना, तो ये भी -7 और आएगी -15, ठीक है। और उसके बाद क्या रिमेनिंग है, देखो 1 and 3, तो ये ले लिया मैंने 1 and 3। सिमिलरली देखो 1 अपॉन 1 क्यों लेते हैं, कांस्टेंट टर्म के लिए 1 लेते हैं। अब गलती मत करना कि आप क्या करो कि ठीक है 1 वाला नहीं है तो पहले अपन ने ये x का लिख दिया, y का लिख दिया। देखो सीक्वेंस जो चल रहा है ना सेम चलने दो। ये इसकी जो लास्ट टर्म है इसकी फर्स्ट टर्म बनती है या नहीं बनती बच्चों, बिल्कुल बनती है। रिमेनिंग क्या हो जाएगा यहाँ पे -3 ये हो गया, ठीक है। तो साइकिल चलता रहा ना कि इसकी जो सेकंड लास्ट टर्म है वो नेक्स्ट की फर्स्ट टर्म बनी, इसकी लास्ट टर्म नेक्स्ट की फर्स्ट टर्म बनी, और ये देखो ये लास्ट थी, ये एक तरह से इसकी फर्स्ट टर्म थी। हो गया, साइकिल चल रहा है कंटिन्यू। अगर साइकिल सेम रखोगे तो सही होगा। अब मान लो यहाँ पर गलती क्या होती है,
बहुत सारी बुक्स में आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर -y लिखा हुआ नजर आएगा। -y किस कंडीशन में होगा, जब अगर आप जो लिखते हैं ना, तो आपने अगर इस तरह से लिखा -y 1/3 लिखा, -7 अपॉन नहीं है सॉरी, ये 1 और 3 लिखा, ठीक है, और -7 और -15 लिखा, तो इस कंडीशन में देखो ये पूरा चेंज हो गया। तो यहाँ पर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तब भी आपके साइन चेंजेस हो जाएंगे। तो उस नेगेटिव को हटाने के लिए यहाँ पर -y लिखा जाता है। ओके, तो वो रॉन्ग नहीं होता, वो राइट होता है, लेकिन ध्यान रखना -y लिखोगे तो इसके साथ ही सीक्वेंस चेंज रहेगा, और अपना वाला नॉर्मल अगर आप सीक्वेंस अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको नेगेटिव साइन लिखने की कोई भी नीड नहीं है। आगे बात समझ में? अब देखो, अब हम क्या करते हैं, इनको सॉल्व कर लेते हैं। पहले सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले हमने लिखा x अपॉन 15 3 से कितना होता है 45, नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा, देखो 45 नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा, 15 3 ज़र 45, ठीक है। हमने क्या किया, सबसे पहले 15 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 45 टू नेगेटिव साइन मल्टीप्लाई होता है तो पॉजिटिव में कन्वर्ट होता है। अब बीच में क्या साइन आता है, साइन माइनस का आता है, ये फॉर्मूले का माइनस है, हमारा नेगेटिव नहीं है। 7 3 ज़र 21, दोनों नेगेटिव तो पॉजिटिव में आएगा कि नहीं आएगा, आ जाएगा। तो एक टर्म तो ये हो गई। नेक्स्ट देखो y के साथ अपन देखते हैं, 7 3 ज़र 21, बट नेगेटिव है तो नेगेटिव, फिर यहाँ पर माइनस फॉर्मूले का नेगेटिव साइन है, 15 को 1 से किया तो -15 इज इक्वल टू 1 अपॉन क्या बन जाएगा, -3 और माइनस एक और माइनस है तो -3। अब ये स्टेप हमने आज फर्स्ट टाइम लिखी है, इसलिए थोड़ा इसको एक्सप्लेन करके लिखा है। नेक्स्ट में तो आप बताए खुद ही क्या करने लग जाएंगे, दोनों नेगेटिव को हटा के डायरेक्ट प्लस लगा देंगे, क्योंकि टू नेगेटिव मल्टीप्लाई होकर प्लस पॉजिटिव में कन्वर्ट होते हैं और वो हमें ऑलरेडी आ जाएगा समझ में। अब हम क्या करते हैं, एक पॉजिटिव या नेगेटिव है सब्ट्रैक्ट करें। देखो जैसे आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना बनेगा हमारे पास, x अपॉन 5, इसको सब्ट्रैक्ट करा तो ये बन जाएगा 4 24, ठीक है, तो कितना बन जाएगा 24 बन जाएगा। सिमिलरली देखो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे अपन y, अब ये क्या है -21 एंड +15 है, क्या बन गया है -21 +15, ठीक है। तो अब हमें इसको सिंप्लीफाई करना है, आगे बात समझ में। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 6, माइनस या पॉजिटिव, नेगेटिव 6 रिमेनिंग रहेगा। सिमिलरली देखो 1 अपॉन यहाँ क्या बना -3 +3, -3 और +3, देखो यहाँ पर 9 आएगा, यहाँ पर मिस्टेक हो गई ना हमसे थोड़ी सी, अगर -3 +3 होता तो वो 0 बन जाता, यह तो -3 है, देखो मिस्टेक क्या कर दी हमने, यहाँ पर तो -3 है लेकिन यहाँ पर 9 बन जाएगा, -9, तो ये कितना बन जाएगा -3 + 9, सो -3 + 9 इज इक्वल टू क्या बनेगा 6 बनेगा। पॉजिटिव या नेगेटिव, ऑफ कोर्स पॉजिटिव, तो ये हमारे पास इस तरह से वैल्यूज इक्वल हो गई। अब हम क्या करेंगे, देखो आप इन दोनों को इक्वल करोगे, इन दोनों को इक्वल करेंगे और एक बार इन दोनों टर्म को इक्वल करेंगे, तो इक्वल करके देख लेते हैं। जैसे आप इक्वल करेंगे हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। देखो सबसे पहले हमने इसको सॉल्व किया, इन दोनों टर्म को इक्वल किया, तो एक तो ये वाली टर्म और ये टर्म तो बन जाएगा x अपॉन 24 इज इक्वल टू 1/6। क्लियर है बच्चों, हमने क्या किया, दोनों टर्म को इक्वल कर दिया। x की वैल्यू देखो यहाँ से कितनी आ जाएगी, 24 को ट्रांसपोज कर दो, 24 को जैसे मैंने ट्रांसपोज किया तो बन जाएगा 24/6, तो x की वैल्यू तो बन जाएगी आपके पास 4, ठीक है। y की वैल्यू अगर आप यहाँ से फाइंड आउट करोगे, देखो y की वैल्यू -1 मिलेगी या नहीं मिलेगी, दोनों को आप इक्वल करेंगे तो y अपॉन -6 इज इक्वल टू 1/6, तो -6 ट्रांसपोज होगा तो क्या बन जाएगा अपने पास y इज इक्वल टू -1। तो ये दोनों वैल्यू हमारे पास फाइंड आउट हो चुकी है। क्या किया हमने, बेसिकली पूरा दोबारा से समझ लो क्योंकि थोड़ा सा न्यू मेथड था। सबसे पहले हमने चेक किया कि इसके सिस्टम के सॉल्यूशन फाइंड आउट होंगे या नहीं होंगे। आप ये चीज़ चाहें तो हर एक क्वेश्चन में चेक कर सकते हैं, अगर हमारे पास टाइम रिमेनिंग है तो। हमने x लिखा, x के साथ क्या लिखा, x के कोफिशिएंट के अलावा जो भी टर्म होगी वो हमने लिख ली, पहले y वाली, फिर उसके बाद c1 c2 वाली हमारे पास टर्म आ गई। उसके बाद देखो सेम थिंग को आपको रिपीट करना है, रिपीट करा तो रिमेनिंग वाला x का कोफिशिएंट वाला हमने लिख दिया, फिर x के कोफिशिएंट वाले को फिर रिपीट किया तो उसके बाद हमने लिख दिया। मैंने ये भी बता दिया कि माइनस क्यों आता है, देखो माइनस का मैंने बताया था ना, देखो
माइनस यहाँ से हमें हटाना है। माइनस क्यों लगाते हैं हम नेगेटिव साइन, ये भी मैंने आपको बताया था कि अगर आप साइकिल चेंज कर देते हैं तो आपको नेगेटिव साइन लगाना जरूरी है, लेकिन अगर आपका साइकिल सेम है तो आपको नेगेटिव साइन की कोई भी नीड नहीं है। ध्यान रखना वो साइन का बहुत अच्छे से, क्योंकि बहुत सारी जगह इस तरह से चेंजेस होते हैं, कहीं पे नेगेटिव लिखा होता है, कहीं नेगेटिव नहीं होता है। तो क्यों है उसका रीजन वो मैंने आपको यहाँ पर प्रॉपर्ली बता दिया है। सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद हमने कंपेयर किया, एक बार इन दोनों को कंपेयर करेंगे, एक बार इन दोनों को कंपेयर किया, कंपेयर करके हमारे पास वैल्यू आ गई। तो x इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू -1। ओके, बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर विच वैल्यूज ऑफ f एंड b, a और b की आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 1 मार्क के लिए बहुत अच्छे क्वेश्चन है। 1 मार्क्स के जो क्वेश्चन आते हैं ना, आपने अगर अभी MCQ में भी देखा होगा सैम्पल पेपर के, उसमें भी इस टाइप का क्वेश्चन था, तो उसके लिए बहुत अच्छे क्वेश्चन है। हमें क्या करना है ये बताना है, सिस्टम के पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन है। अब इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन कब होता है बताइए, जब a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 होता है। तो हमने पहले सबसे पहले लिखा a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 लिखा। a1 की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 2, तो हमने यहाँ पर लिख ली देखो 2/a2 की वैल्यू कितनी है a माइनस बी, तो हमने ये भी लिख लिया a माइनस बी विच इज इक्वल टू, किसके इक्वल होगा, b1 कितना है यहाँ पर 3, साइन का ध्यान रखना, ठीक है। b2 कितना है a प्लस बी, ये भी हमने लिख लिया विच इज इक्वल टू। अब यहाँ पर ध्यान रखना, देखो यहाँ पर क्या है, ये जो 7 है, ये 7 आपको किस साइड लिखा हुआ है, हमारे RHS में लिखा है, जबकि मैंने आपको बताया था किधर लिखना है आपको, LHS में, क्योंकि हम क्रॉस मल्टीप्लाई का भी यूज करेंगे, तो वहां पर आपको वो लिखना है। या फिर अभी हम देखो ओनली रेशियो फाइंड आउट कर रहे हैं, तो अभी रेशियो में आपको उस तरह से ट्रांसपोज करने की नीड नहीं है जैसा हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में करा था। तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं, 7/3a प्लस b माइनस 2। इस कंडीशन में क्या होता है, मैंने बताया था तीनों आपस में इक्वल होते हैं, तो एक बार इन दोनों को इक्वल करेंगे, तो चलो इन दोनों को इक्वल करके देखा क्या आ जाएगा, 2/a माइनस b इज इक्वल टू 3/a प्लस b। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं ऐसी सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए, तो बन जाएगा 2a प्लस 2b इज इक्वल टू 3a माइनस 3a माइनस 3b। ये हमारे पास एक इक्वेशन बन जाएगी बेसिकली देखें तो यहाँ से क्या बनेगा हमारे पास, देखो इसको आप सॉल्व भी कर सकते हैं, सॉल्व किया हमने, ट्रांसपोज कर लें, तो या तो आप a को इधर ले आए या फिर b को उधर ले जाते हैं। चलिए अपन a को इधर लाते हैं, 3a इधर आएगा तो ये बन जाएगा माइनस a, और वो भी इधर आएगा तो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो बन जाएगा प्लस 5b इज इक्वल टू 0। क्या किया, 3a को इधर लेकर आ गए, 2a माइनस 3a माइनस a बन गया, इस माइनस 3b को भी आप इधर LHS में लेकर आ गए, तो ये क्या बन गया, 2b था और प्लस का 3b में कन्वर्ट हो गया तो 5b बन गया। अब यहाँ से क्या कंक्लूजन निकला आपके पास, देखो यहाँ से कंक्लूजन निकला दैट a इज इक्वल टू 5b। a की वैल्यू किसके इक्वल है, 5b के इक्वल है। सिमिलरली आप इन दोनों को भी इक्वल करेंगे, ठीक है, या फिर आप चाहे तो आपके पास पता है एक ऑप्शन और यहाँ पर बच सकता है, ये अपन ने किया ना इस कंक्लूजन के अलावा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बहुत सारे वेज हैं, एक और ऑप्शन हमारे पास क्या बच सकता है, देखो उसके बारे में इसको भी लिख लीजिएगा, उसके अलावा आप उस ऑप्शन के बारे में भी हम बात करते हैं, क्या है वो सॉल्यूशन। तो ध्यान से सुनना, चाहे तो आप इन दोनों को इक्वल करें, या फिर आप चाहे तो कि इस टर्म को इस लास्ट वाली टर्म से इक्वल कर सकते हैं, ये भी हमारे पास एक ऑप्शन है, तो उसको भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा और ये भी आप लिख लीजिएगा, 2a/2a माइनस b, और इसको अपने 7/3a प्लस b माइनस 2 के इक्वल हमने यहाँ से इसको कर दिया है। करते हैं, देखो 7/3a प्लस b माइनस 2 ये बन गया। इसको आप ट्रांसपोज करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, a b के फॉर्म में एक इक्वेशन आएगी या नहीं आएगी, बिल्कुल आएगी। सिमिलरली हमारे पास हम और क्या कर सकते हैं, देखो सिमिलरली हमने देखो यहाँ पे इन दोनों को इक्वल कर दो, इन दोनों को इक्वल किया, 3/a प्लस b इज इक्वल टू 7/3a प्लस b माइनस 2। जब इन दोनों को आप इक्वल करा तो यहाँ से भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, एक इक्वेशन फॉर्म होगी। चाहे तो आप प्रीवियस वाला मेथड भी लगा सकते थे, जैसे आपने पहले इन दोनों को इक्वल किया फिर आप इन दोनों को इक्वल कर दो, किसी भी तरह से आप इनको सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। लेकिन जो एक टर्म लिखे हैं वो दोनों में कॉमन लेना, जैसे कि यहाँ पर देखो ये वाला पार्ट दोनों में कॉमन है, तो इसी तरह से आपको वहाँ भी कुछ ना कुछ पार्ट कॉमन लेना था। इक्वेशन बन जाएगी, इक्वेशन सॉल्व कर लेंगे। अब तो मैंने आपको बहुत सारे मेथड पढ़ा दिए हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी हो गया, किसी भी तरह से आप उसको सॉल्व कर लेंगे। तो आफ्टर सॉल्यूशन हमारे पास वैल्यू आ जाएगी a इज इक्वल टू 5 एंड b इज इक्वल टू 1। आगे बात समझ में, बड़े आगे इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट है बच्चों, ये भी ध्यान रखना।
For which value of k will the following pair of linear equation have no solution? No solution किस condition में होता है? When a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 but it is not equal to c1 upon c2. तो वो हमने यहाँ पर फॉर्म किया a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 not equal to c1 upon c2. a1 की वैल्यू क्या है? देखो a है यहाँ पर 3 अपॉन a2 कितना हो जाएगा? 2k माइनस 1. तो ये क्या बन जाएगा? देखो 2k माइनस 1 इक्वल टू b1 की वैल्यू कितनी है? 1. अब y का कोफिशिएंट यहाँ पे कितना है? 1 है तो हमने 1 ले लिया. b2 की वैल्यू कितनी है? k माइनस 1. ठीक है. सिमिलरली देखो अगर हम कांस्टेंट की बात करें, अब वापस से वही मैंने कहा था, अगर आपको इसी चीज को क्रॉस मल्टीप्लाई से सॉल्व करना है तो आपको ट्रांसपोज करना जरूरी है. लेकिन अगर हम अभी सिर्फ रेशियो फाइंड आउट करें तो ऐसा कोई कंपलसरी नहीं होता है. क्यों नहीं होता? आप ट्रांसपोज करेंगे, दोनों पे नेगेटिव साइन आएगा, फिर वो नेगेटिव साइन क्या हो जाएगा? आप उनको रेशियो फाइंड आउट करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा. तो बात हमारे पास सेम ही है. आगे सबको समझ में क्लियर? आगे बढ़ते हैं. कांस्टेंट देखो हमारे पास कितना था यहाँ पर है 1 अपॉन कितना है यहाँ पर 2k प्लस 1. लेकिन ये क्या है? इट इज नॉट इक्वल टू है. अब नॉट इक्वल टू है तो नॉट इक्वल टू से तो आप वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते. कैसे वैल्यू फाइंड आउट करेंगे? अब ये दोनों इक्वल है तो इन दोनों को इक्वल करूँ. प्रीवियस क्वेश्चन में तीनों हमारे पास इक्वल थे, तीनों पार्ट इक्वल थे, तो आप किसी को भी सॉल्व करें वैल्यू आपके पास आ जाएगी. लेकिन यहाँ पर तीनों पार्ट इक्वल नहीं है तो यहाँ पर हम इन दोनों पार्ट को इक्वल करेंगे, इक्वल करके वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे. देखो जैसे आपने इन दोनों को इक्वल किया 3 अपॉन 2k माइनस 1 विच इज इक्वल टू 1 अपॉन k माइनस 1. ठीक है. तो यहाँ पे इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, इधर कर देते हैं. यहाँ से देखो ये क्या बन जाएगा? 3k माइनस 3 विच इज इक्वल टू 2k माइनस 1. 2k माइनस 1 ट्रांसपोज कर दूं. 2k को LHS में लिया हूँ, 3 को RHS में हम यहाँ पर ले जाते हैं. 3k माइनस 2k इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस 3. सो k इज इक्वल टू क्या बन जाएगा? 2. तो k की वैल्यू हमारे पास यहाँ से फाइंड आउट हो चुकी है. अब अगर मान लीजिए यहाँ पर नॉट इक्वल टू की जगह इक्वल टू होता तो आपका वर्क क्या था? आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये थी कि आप इसमें वैल्यू रख के चेक करें कि ये आपस में इक्वल आ रही है कि नहीं आ रही. अभी भी आप चाहे तो यहाँ पर चेक कर सकते हैं. अगर आप 1 अपॉन 2k माइनस 1 करेंगे, हम इसमें क्वेश्चन में जो इक्वेशन है चेक करते हैं. 1 अपॉन k माइनस 1 तो 1 अपॉन 2 माइनस 1 तो ये तो वो वैल्यू हो गई 1. लेकिन ये कितनी बन जाएगी? 1 अपॉन 5 बन जाएगी वैल्यू. जैसे आप चेक करेंगे तो पता चल गया कि हाँ ये वैल्यू सेम नहीं है. यहाँ पर भी देखो 3 अपॉन 2 इंटू 2 हो जाएगा. k की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो 4 माइनस 1 तो ये 1 बन गया. तो ये दोनों टर्म तो आपस में इक्वल है लेकिन थर्ड टर्म इक्वल नहीं है. यहाँ से आपका वेरिफिकेशन भी हो जाएगा. सो वी गेट k इज इक्वल टू 2. बढ़ते हैं आगे. बहुत इजी क्वेश्चन थे लेकिन एमसीक्यू इसके लिए इंपॉर्टेंट है. और बेसिकली ये एक्सरसाइज भी बहुत इंपॉर्टेंट है. आपने देखा होगा भी आगे हम एक क्वेश्चन करेंगे, डिस्टेंस वाला एक क्वेश्चन है, डिस्टेंस से रिलेटेड. तो वो आपने पढ़ा होगा सैम्पल पेपर के सॉल्यूशन में, वहां पर वो क्वेश्चन आया था. नेक्स्ट देखो, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. तो सब्स्टिट्यूशन मेथड आपको पता है, एक से वैल्यू फाइंड आउट करके दूसरे में पुट करनी है. जैसे कि मान लो अगर मैं इस इक्वेशन से x की वैल्यू निकालूं तो क्या बन जाएगा? x इज इक्वल टू 9 माइनस 5y अपॉन 8. ये वैल्यू यहाँ से मेरे पास फाइंड आउट हो जाएगी. ठीक है. x की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर देती हूँ मैं, तो क्या बन जाएगा? ये 3 9 माइनस 5y अपॉन 8 प्लस 2y इज इक्वल टू 4. तो कितना बन जाएगा? 27 बाय 8 माइनस 15y अपॉन 8 प्लस 2y इज इक्वल टू 4. इस 8 को हम उधर ट्रांसपोज कर देते हैं. 27 माइनस 15y प्लस 16y इज इक्वल टू 8 4 32. ठीक है. तो ये देखो ये हमारे पास हो गया 32. ठीक है, ये बन गया. अब हम क्या करेंगे? इसको सॉल्व कर सकते हैं. इन दोनों को सॉल्व करो तो ये बन जाएगा y. ट्रांसपोज करेंगे तो कितना बन जाएगा? 32 माइनस 27. तो जैसे आप 27 में 5 ऐड करते हैं 32 बनता है, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास? 5. y आ गया. क्या x नहीं फाइंड आउट कर सकते? x में रखो इसके अंदर वैल्यू. तो यहाँ से x क्या बन जाएगा आपके पास? 9 माइनस 5 5 25 अपॉन 8 बन गई ये वैल्यू. ठीक है. तो ये कितना बन जाएगा? x की वैल्यू हमारे पास यहाँ से कितनी फाइंड आउट होगी? देखो x इज इक्वल टू माइनस 16 बाय 8. सो वी विल गेट x इज इक्वल टू माइनस 2. ये तो अपन ने कर दिया सब्स्टिट्यूशन मेथड से. अब देखो अब तक तो आपको डायरेक्ट करने की हैबिट डालनी है. ये आपको नहीं सोचना है अब भी कि हम कहाँ से वैल्यू चूज करी आपने, क्योंकि पूरा मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप हर एक क्वेश्चन एक्सप्लेन किया है किस तरह से आपको उसका प्रेजेंटेशन करना है हर एक. तो अब तो आपको थोड़ा डायरेक्ट करना
करने की हैबिट आपको यहाँ पर अप्लाई करनी होगी, ठीक है। अब इसी तरह से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी आप सॉल्व कर सकते हैं, तो आप सॉल्व कीजिएगा, आपका आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। सो यहाँ से हमें x की वैल्यू -2 मिली एंड y इज इक्वल टू 5 हमारे पास गेन हो चुका है। बढ़े आगे, तो ये तो था क्वेश्चन नंबर 3। अब ध्यान से सुनना, क्वेश्चन नंबर 4 जो आएगा वो थोड़े अच्छे क्वेश्चन हैं यहाँ पर, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन है और वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन हार्ड होते हैं। पहले तो आपको वर्ड प्रॉब्लम से इक्वेशन फॉर्म करनी होगी, फिर उस इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो वो सॉल्व करने वाला मेथड तो बात का है, पहले तो इक्वेशन ही नहीं बन पाती हमसे, तो इसलिए आप इसको ध्यान से देखिएगा। क्या है क्वेश्चन, ए पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेस इज फिक्स। आप सभी बहुत सारे स्टूडेंट हॉस्टल में रहते होंगे, तो हमें बहुत अच्छे से पता है कि हॉस्टल का मंथली चार्ज फिक्स है। अब क्या है हमें नहीं पता, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। 2 पर्सन थे यहाँ पर, तो ए स्टूडेंट ने क्या किया कि उसने 20 डेज के लिए फूड लिया, ठीक है, और उसको पे करने पड़े 1000 रुपीज़। तो अब ध्यान से सुनना, एक्स चार्ज तो फिक्स है, याद करो टैक्सी वाला क्वेश्चन जो लेक्चर 3 में हमने पढ़ा था, आई थिंक, हाँ लेक्चर 3 था, टैक्सी वाले क्वेश्चन में भी फिक्स चार्ज तो था। फिर उसके बाद पर्टिकुलर के लिए अलग अलग चार्ज था या नहीं था, जिसको अपन ने y अज्यूम किया था। तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकती हूँ, लेट द फिक्स मंथली चार्ज हॉस्टल चार्ज इज इक्वल टू x, और इसके अलावा जो चार्ज पर डे है तो वो y हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। तो फर्स्ट कंडीशन हमारे पास क्या कहती है, फर्स्ट कंडीशन में बोला कि ए स्टूडेंट ने 20 डे के लिए फूड लिया, 20 डे के लिए लिया, लेकिन x तो आपका फिक्स है, x तो आपको वहाँ पर लिखना ही होगा। तो क्या बन जाएगी इक्वेशन, x + 20y इज इक्वल टू 1000। अब हम पढ़ रहे हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। मान लो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है और वहाँ पर कोई मेथड नहीं बोला गया आपसे कि आपको क्रॉस मल्टीप्लाई अप्लाई करना है या कोई अदर मेथड अप्लाई करना है, तो आप किसी भी तरह से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे इक्वेशन बनेगी, एक और इक्वेशन बनेगी, तो हमारे पास कोई बाउंडेशन नहीं है। बट अभी हम क्रॉस मल्टीप्लाई पढ़ रहे हैं, तो कोशिश हमारी यही है कि हम उसी से सॉल्व करें। क्रॉस मल्टीप्लाई के लिए मैंने बताया था कि RHS में कोई टर्म नहीं रहनी चाहिए, RHS 0 होना चाहिए। हमने ट्रांसपोज किया तो क्या बन जाएगा, x + 20y - 1000 इज इक्वल टू 0, विच इज इक्वेशन नंबर 1। ओके, क्लियर। अब देखो सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन क्या बन गई, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन था फर्स्ट कंडीशन ही, सेकंड कंडीशन हमारे पास ये बन गई, x + 26y इज इक्वल टू 1180। क्यों, एक और स्टूडेंट था डी, जिन्होंने 26 डेज के लिए फूड लिया, यानी कि अब 26 डेज का तो पर वीक पर डे अलग अलग होता चला जाएगा, और x तो फिक्स है, तो उनके 1180 रुपीज़। अब अगर मान लो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं करना होता तो डायरेक्ट में इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देती, डायरेक्ट y की वैल्यू आ जाती मेरे पास, इतना मेरे को सॉल्व ही नहीं करना पड़ता। y की वैल्यू 6y इज इक्वल टू 180 आ जाता, सो y की वैल्यू मेरे पास 30 आ जाती। अभी देखो, देखते ही पता चल गया कि चार्ज पर डे 30 है, तो दूसरा हमारे पास भी यहाँ से जल्दी से पता चल जाएगा। क्लियर। लेकिन हमें क्रॉस मल्टीप्लाई अप्लाई करना है, तो ठीक है, इसको हमने ट्रांसपोज किया, इक्वेशन बन गई। अब अपन आते हैं अपने क्वेश्चन पे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड पे। ये तो थी इक्वेशंस फॉर्म हो चुकी है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के लिए मैंने आपको बताया था क्या करना है, सबसे पहले x लिखेंगे, लेकिन x के साथ x की टर्म को हाइड करके बाकी रिमेनिंग लिखेंगे। तो सबसे पहले हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हेडिंग आप मेंशन करना, ये मैं उस वे से बता रही हूँ जैसा प्रेजेंटेशन आपको एग्जाम में करना है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप सॉल्व करते हैं, तो आप बकायदा उसको बताइए कि हाँ हमने ये वाला मेथड यूज़ किया है, हम ये चीज़ इस तरह से सॉल्व कर रहे हैं। अगर सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड भी लिखना है, एलिमिनेशन है तो बाय एलिमिनेशन मेथड भी आपको प्रेजेंट जरूर करना है, उसको मेंशन करना है। क्लियर। अब हमने क्या किया, 20, 26 एंड -1000 एंड ये हमने लिख दिया। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं। अब आगे चलो, पहले हम और लिख लेते हैं, y की इक्वल टू कितनी आ जाएगी, y अपॉन, मैंने क्या कहा था कि ये टर्म सेम लिखना। अगर ये देखो साइकिल में सीक्वेंस चलता रहेगा तो यहाँ पे पॉजिटिव साइन रहेगा, लेकिन अगर सीक्वेंस ब्रेक हो जाएगा तो यहाँ पे नेगेटिव साइन आ जाएगा। ये बन गया, और ये 1/1 तो हमारा चल उसके साथ हो जाएगा, क्योंकि x के कोफिशिएंट क्या है 1/1। तो सिमिलरली क्या बन जाएगा, 1/, देखो 1/1 बन गया, 20/26 बन गया। अब इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने का हमें पता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम बहुत अच्छे से जानते हैं। और इनको हम क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो सबसे पहले देखो, सबसे पहले लिखेंगे x अपॉन, मल्टीप्लाई किया, नेगेटिव में आएगा क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव है, ये नेगेटिव था लेकिन आंसर यहाँ पे पॉजिटिव में क्यों कन्वर्ट हो गया, क्योंकि देखो 2 नेगेटिव साइन थे तो वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएंगे। हमने देखा है अच्छे से, अभी प्रीवियस क्वेश्चन में हमने सॉल्व किया था। y अपॉन, ये मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर भी नेगेटिव था, एक नेगेटिव तो फॉर्मूले का ऑलरेडी था, एक नेगेटिव इन डिजिट की वजह से आया तो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया, एंड 1/26 - 20 ये बन गया हमारे पास वैल्यू।
अब आगे हमें क्या करना है, आगे देखो इन दोनों को इक्वल कर दें। जैसे मैं इन दोनों टर्म को इक्वल करूंगी तो x अपॉन 2400 ये बन जाएगा, 1/6 बन जाएगा। ट्रांसपोज करेंगे तो x की वैल्यू 400 आ जाएगी। ये ट्रांसपोज किया, इधर गया 2400 गया, उससे आपने सॉल्व किया तो x की वैल्यू 400 आ गया। मतलब 400 रुपीज़ तो उसका है कि मंथली चार्ज है ही सही, उसके अलावा एक्स्ट्रा तो अलग है। फिर हम देखते हैं वापस हमने इन दोनों टर्म को इक्वल करेंगे। इन दोनों टर्म को इक्वल किया, इसको सॉल्व करने पे आया 180, ये आया 1/6। 180 को ट्रांसपोज करेंगे तो y की वैल्यू 30, मैंने बताया था ना अभी आपको थोड़ी देर पहले कि देखो y की वैल्यू कितनी आएगी, 30 आएगी, तो y की वैल्यू 30 हमें यहाँ पर फाइंड आउट हो चुकी है। तो बेसिकली कंक्लूजन क्या निकला, फिक्स चार्ज इज इक्वल टू 400 रुपीज़ एंड चार्ज पर डे इज इक्वल टू 30 रुपीज़। बच्चों ये अलग से बॉक्स पता है मैं क्यों बनाती हूँ हमेशा, इसका रीज़न ये है कि आप ये लिखना ना भूल जाए, ठीक है। क्यों जरूरी है, क्योंकि आपने तो एक्स वाई की वैल्यू निकाल दी, लेकिन क्वेश्चन ने एक्स वाई थोड़ी पूछे थे, क्वेश्चन ने तो पूछे तो बताइए फिक्स चार्ज कितना है और चार्ज पर डे कितना है, तो आपको वो निकालना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसलिए मैं अलग से हमेशा ये बॉक्स आपको बनाती हूँ, ताकि आपको कोई भी चीज़ अलग से आएगी तो आपको याद रहेगी कि हाँ हमें इस तरह से भी आंसर को रिप्रेजेंट करना था। बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अब इसमें भी शायद 4 या 5 क्वेश्चन है जो ये हमारा पार्ट है, इसमें हम कुछ क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। यश स्कोर 40 मार्क्स इन ए टेस्ट, यानी कि एक टेस्ट हुआ उसके कितने मार्क्स आए 40। गेटिंग 3 मार्क्स फॉर राइट आंसर एंड लूजिंग 1 मार्क फॉर ईच रॉन्ग आंसर। नेगेटिव मार्किंग का जानते हैं आप सब बहुत अच्छे से, अगर आपने सही आंसर दिया तो प्लस में मार्क्स आएंगे और अगर आपका आंसर रॉन्ग हुआ तो वो नेगेटिव में चला जाता है, यानी कि -1 आपके जो मार्क्स ऑलरेडी हैं उसमें से डिडक्ट हो जाते हैं। जो बहुत सारे अपने अदर ओलंपियाड्स में भी शायद होते हैं, या फिर अदर जो हम एग्जाम के बारे में बात करें उनमें भी नेगेटिव मार्किंग हर जगह होती है। कभी कभी स्कूल्स में क्विज वगैरह होते हैं तो उनमें भी नेगेटिव मार्किंग होती है। और उसके अलावा वापस से अब उन्होंने एक और कंडीशन बताई कि अगर मान लो अगर हम 4 मार्क्स देते उसको राइट आंसर के लिए और 2 मार्क्स उसके डिडक्ट करते ईच इनकरेक्ट आंसर के लिए, तो यश के 50 मार्क्स आ रहे थे। बढ़िया, ज़्यादा मार्क्स आ रहे थे। आपसे पूछा गया है कि बताइए टोटल कितने क्वेश्चन थे। टोटल के लिए क्या करें कि पहले तो x मान लेते हैं कि जिनके राइट आंसर थे उनको x हो गया और जिनके रॉन्ग आंसर थे उनको हमने y ले लिया। सो लेट द नंबर ऑफ राइट आंसर इज इक्वल टू x एंड द नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर इज इक्वल टू y। हो गया। अब इसके बाद अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन टोटल क्वेश्चन कितने हो जाएंगे, x प्लस वाई होंगे या नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे। देखो टोटल क्वेश्चन कितने हो जाएंगे, x प्लस वाई। अब इसको हम आगे कैसे सॉल्व करेंगे, फर्स्ट कंडीशन हमारे पास क्या बनी है यहाँ पर, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन मार्क्स कितने आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं, किसके लिए, राइट आंसर के लिए। तो 3x लिखूंगी या नहीं लिखूंगी, पहले लिखूंगी। माइनस किसके हो रहे हैं, -1 हो रहा है यहाँ पे, -y 1 मार्क आपका डिडक्ट हो रहा है रॉन्ग आंसर के लिए। जब एक क्वेश्चन के 1 मार्क्स कटेंगे, 5 क्वेश्चन के कितने डिडक्ट होंगे, 5 मार्क्स, y क्वेश्चन के कितने डिडक्ट होंगे, 5 मार्क्स, y मार्क्स, ठीक है। अब अगर डिडक्ट हम कर रहे हैं तो डिडक्ट करें तो उसके लिए नेगेटिव साइन यहाँ पर अप्लाई होगा या नहीं होगा, होगा। यहाँ पर इक्वेशन देखो क्या बन जाएगी, 3x - y इज इक्वल टू 40, but we have to solve this question by cross multiplication, so we transpose 40 into LHS। LHS में ट्रांसपोज किया, ये बन गई। आगे देखो सेकंड कंडीशन क्या कहती है, सेकंड कंडीशन में ये था कि राइट आंसर के लिए तो 4 मार्क्स, तो यहाँ क्या बन जाएगा 4x - 2y, ये बन गया -2y, क्या बन जाएगा 4x - 2y इज इक्वल टू 50, ये बन गई। देखो 4x - 2y इज इक्वल टू 50। अब इसको देख के आपको कुछ लग रहा है क्या कि आप कुछ किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। देखो मैं पूरे में से अगर 2 कॉमन ले लूँ तो यहाँ क्या बन जाएगा 2x - y - 25। इतना कैलकुलेशन तो हमें करना ही जरूरी है, ठीक है। अब 2 क्यों कॉमन लिया, क्योंकि बेसिकली अगर एग्जाम में नहीं लिखा कौन सा मेथड अप्लाई करना है तो मैं यहाँ पर लगाऊंगी एलिमिनेशन मेथड। दोनों को ऐड किया, y कैंसिल, x की वैल्यू फटाफट से आ जाएगी मेरे पास, ठीक है। लेकिन हमें यहाँ पर नहीं बोला गया कि आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो, तो अभी हम क्रॉस मल्टीप्लाई के बारे में बात करेंगे। ये देखो सॉल्व कर लिया हमने, यहाँ पर लिख लिया। क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे सॉल्व करते हैं, सबसे पहले अपन लिखेंगे x अपॉन x की जो टर्म है उसको हाइड करके y वाली आपने लिख ली -1 -40 -25 इज इक्वल टू y अपॉन, मैंने क्या कहा था साइकिल सेम रहना चाहिए बच्चों, -25 और ये x की कितनी हो जाएगी 3 2 1 अपॉन ये कितना बन जाएगा 3 और 2 तो यहाँ पर चलता रहेगा और ये बन जाएगा -1 तो इसको सॉल्व करते हैं, बन जाएगा 25 माइनस माइनस तो प्लस बन जाएगा हमारे पास, माइनस का 40 हो जाएगा, ठीक है। 2 नेगेटिव साइन को मल्टीप्लाई किया तो आंसर पॉजिटिव हो जाएगा, +40 हो जाएगा, लेकिन ये नेगेटिव फॉर्मूले में भी तो इंक्लूड है तो -40 रहेगा इज इक्वल टू y अपॉन ये कितना हो जाएगा 80, लेकिन नेगेटिव, और ये कितना बन जाएगा
25 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 75 की। अभी प्लस कहाँ से आ गया? अरे ध्यान से देखो, एक नेगेटिव तो फॉर्मूले में रहेगा, एक नेगेटिव हम लेकर आ रहे हैं, दो नेगेटिव हो गए तो प्लस होगा या नहीं होगा? होगा। हम कहाँ से लेकर आ रहे हैं? 25 लेकर आ रहा है, 25 के साथ नेगेटिव है तो उसने कहा नहीं नेगेटिव मेरे साथ आएगा ही आएगा। 1 कितना बन जाएगा? -3 + 2। बस कंपेयर करो, आंसर आ जाएगा अपने पास। एक बार इन दोनों को कंपेयर करेंगे, देखो ये कितना बन जाएगा? x/15 बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा। इज इक्वल टू, ये हमें पहले कंपेयर भी कर रही हूँ एक साथ सॉल्व करने के साथ साथ, -1। ठीक है, कितना बन जाएगा हमारे पास? ये -1 और ये भी -50 क्योंकि बिग डिजिट नेगेटिव है। तो यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? 15। ट्रांसपोज कर दें, ये मैंने 15 उधर ट्रांसपोज किया, माइनस से माइनस कैंसिल, तो x की वैल्यू 15 आ गई। y की वैल्यू देखते हैं, y/ यहाँ पे कितना बन जाएगा? -5 इज इक्वल टू, ये हमने सॉल्व किया तो कितना बन जाएगा? 1/-1। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5। x आ गया, y आ गई। आपको क्या फाइंड आउट करना था? टोटल क्वेश्चन। टोटल क्वेश्चन कैसे करेंगे? दोनों को ऐड करके, तो टोटल क्वेश्चन कितने हो जाएंगे? 20। सो देयरफॉर टोटल क्वेश्चन इज इक्वल टू 20। ये हमारे पास यहाँ से आंसर बन चुका है। आगे बात समझ में? आगे बढ़े, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखना, सैम्पल पेपर में आया था ये क्वेश्चन, जिसका अपन ने सॉल्यूशन भी किया था। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन की? 2 प्लेस है, कहीं भी हाईवे है, हाईवे पर क्या है हमारे पास? 2 प्लेसेस हैं। मान लो हाईवे है, 2 प्लेस हैं, एक प्लेस तो हो गया ए, एक प्लेस हो गया बी, दोनों के बीच में डिस्टेंस है 100 किलोमीटर। दोनों पॉइंट पे अलग अलग व्हीकल है, अलग अलग कार है। वो दोनों कार क्या करती है? चलना स्टार्ट करती है। पहली कंडीशन में क्या कहती है कि वो एक ही डायरेक्शन में चल रही है। अब दोनों जब आगे जाएंगी, आप खुद सोचो, जब दोनों कार यहाँ से आगे जाएंगी तो कहीं ना कहीं तो ये मिलेंगी। अब एक तेज भी चले, एक की स्पीड ज़्यादा भी होगी, एक धीरे भी चलेगी, तो कहीं ना कहीं तो एक दूसरे से मिलेगी। वो पॉइंट आपको वो तो पता चल गया कि हाँ भाई वो पॉइंट हम सी यहाँ पर अज्यूम कर लेंगे। फिर आपको बताना है कि दोनों कार की स्पीड बताओ। तो पहले तो अपन मान लेंगे कि एक कार की स्पीड कितनी है? x हो गई, कि जो यहाँ से चल रही है उसकी स्पीड x है, जो यहाँ से चल रही है उसकी स्पीड कितनी है? अपन ने y मान ली, ठीक है। फिर अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन कहती है कि दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही है। दोनों कहाँ से जा रही है? सेम डायरेक्शन में। तो देखो अब दोनों यहाँ से चलना स्टार्ट करेंगी। ये कार है और ये वाली कार है, देखो दोनों ने चलना स्टार्ट किया, ये इस पॉइंट पे मिली। कहाँ पर मिली? वो पॉइंट पे। उस पॉइंट को मैंने क्या मान लिया? सी मैंने मान लिया। क्या मान लिया? सी। अब हमारे पास काम है स्पीड निकालना, लेकिन हम यहाँ पर स्पीड की जगह कुछ और हम कैलकुलेशन करेंगे। मुझे एक बात बताओ, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है कि नहीं होता? नॉर्मल ये सब जानते हैं। अब अगर मैं यहाँ से आपसे पूछूं डिस्टेंस, तो वो स्पीड इंटू टाइम होगा कि नहीं होगा? होगा। डिस्टेंस का फॉर्मूला अगर मैं कहूँ तो ये क्या बनेगा? स्पीड अपॉन टाइम बन जाएगा। आगे बढ़े। अब आप ध्यान से देखिए, मुझे निकालनी है ये ए भी मुझे पता है, ठीक है। तो मैं क्या इसको ऐसे कर सकती हूँ? ए सी माइनस बी सी इज इक्वल टू ए बी होगा कि नहीं होगा? नॉर्मल सी बात देखो, ए सी में से अगर मैं ये इतना सा पार्ट सब्ट्रैक्ट कर दूं तो ए बी बचेगा या नहीं बचेगा? बचेगा। तो उसको मैंने लिख लिया, ए सी माइनस बी सी इज इक्वल टू 100। अब हमारे पास नेक्स्ट बात आती है कि मैम ए सी की तो वैल्यू ही नहीं पता। वैल्यू कैसे नहीं पता? वैल्यू पता है। देखो ध्यान से सुनना, ये जो कार ए पॉइंट पे थी, ये कार जाती है आपकी सी पॉइंट पर। कहाँ पर जाती है? सी पॉइंट पर। कितनी डिस्टेंस इसने, अगर हम डिस्टेंस की बात करें, डिस्टेंस कितनी होती है? स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितनी थी? x। स्पीड इंटू टाइम, स्पीड कितनी थी? x। टाइम कितना था? उसने कहा हुआ है कितना टाइम टेकन होता है कि 5 आवर्स में वो वहाँ पर, अगर सेम डायरेक्शन में चलती हैं तो वो मिलती है 5 आवर्स में, ठीक है। अगर सेम डायरेक्शन में जा रही है, ए की तरफ जा रही है, तो 5 आवर्स में। तो टाइम कितना हो जाएगा? 5, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को कवर करने में उसको 5 आवर्स लगे हैं। कितना टाइम कंज्यूम हुआ है? 5 आवर्स। तो x इंटू 5 हो गया कि नहीं हो गया? तो ये तो किसकी वैल्यू हो गई? AC की वैल्यू हो गई। 5x मतलब बेसिकली अगर मैं कहूँ तो 5x हो गया। सिमिलरली अगर मैं आपसे कहूँ कि बताइए ये जो BC है, तो ये कार यहाँ पर B पॉइंट पे थी, B से चलना स्टार्ट करके C पर आई है। कहाँ पर थी? B पॉइंट पे थी, B से चल के C पर आई है। डिस्टेंस क्या होगी? स्पीड इंटू टाइम। इसने भी कितना टाइम लिया? 5 आवर्स ही तो लिए भाई। ये भी यहाँ से चल रही है 5 आवर्स में, ये भी यहाँ से चल रही है, दोनों को टाइम तो सेम ही लगेगा, तभी तो दोनों कहीं ना कहीं आपस में इंटरसेक्ट करेंगे, आपस में मिलेंगे किसी पॉइंट पर। तो ये कितना हो जाएगा? 5y हो जाएगा। इक्वल टू कितना करूंगी? ए बी की वैल्यू कितनी गिवन है मुझे? 100 गिवन है या नहीं गिवन है? गिवन है। तो देखो 5x माइनस 5y इज इक्वल टू 100 बन गया। इससे क्या कंक्लूजन निकाल सकती हूँ मैं? x माइनस वाई माइनस 20 की। ये क्या हो गया? देखो क्या हो गया, 5 से मैंने सबको डिवाइड कर दिया, 5 से मैंने इसको डिवाइड कर दिया,
तो x माइनस वाई माइनस 20 इज इक्वल टू 0 हमारे पास बन चुका है। आगे बढ़े नेक्स्ट। अब सेकंड कंडीशन देखो उन्होंने क्या कही कि अगर वो दोनों सेम डायरेक्शन में चल रही है अभी भी वो पॉइंट ए और बी पर है, अभी भी वो क्या पॉइंट ए और पॉइंट बी पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो हमने बस इसको थोड़ा सा एक्सपेंड कर दिया ताकि हमें क्लियरली समझ आए, क्योंकि इतने से स्पेस में इतना सा चलेंगी फिर कहाँ पर हम पॉइंट सी मेंशन करेंगे। अभी भी पॉइंट ए और बी पर ही है, दोनों की डिस्टेंस भी 100 है, लेकिन क्या हुआ दोनों जैसे चलना स्टार्ट करती है तो ध्यान से देखना सेकेंड कंडीशन हमारी, दोनों ने चलना स्टार्ट किया, देखो दोनों चलना स्टार्ट करके इस पॉइंट पे मिल रही है। इस पॉइंट को अगर मैं चाहूँ तो सी बोल दूँ, ये वाला पॉइंट जहाँ पर ये इंटरसेक्ट हो रही है इस पॉइंट को मैंने सी बोल दिया। तो अब क्या कंडीशन बनेगी, ए सी प्लस सी बी इज इक्वल टू ए बी बनेगा या नहीं बनेगा, बनेगा। ए सी कितना होगा, अभी कितने टाइम में मिल रही है, ऑफकोर्स सी बात है सेम डायरेक्शन में आ रही है तो जल्दी मिलेंगी, अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है तो टाइम लगेगा उनको मिलने के लिए। तो सेम डायरेक्शन में आ रही है जल्दी मिली और 1 आवर ले रही है तो क्या बन जाएगा, x प्लस वाई बन जाएगा इज इक्वल टू 100। इसको हमने सॉल्व किया, ट्रांसपोज कर दिया तो x माइनस वाई इज इक्वल टू x प्लस वाई माइनस 100 इज इक्वल टू, ये इक्वेशन नंबर सेकंड हमारे पास बन चुकी है। आगे बढ़े, अब हमारा काम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना। अब कैसे करें, अगर कुछ नहीं कहा है तो डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की जगह हम एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करेंगे। कुछ नहीं कहा है तो मान लो चलो एलिमिनेशन मेथड से भी करके हम सॉल्व कर लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई तो आप सबको अब आ ही गया होगा। एलिमिनेशन के लिए क्या करना है, अगर मैं y का कोफिशिएंट देखूं तो मैं इक्वेशन 1 एंड 2 को ऐड कर दूं डायरेक्ट। तो मैंने यहाँ पर लिखा इक्वेशन 1 प्लस 2, ठीक है। इक्वेशन 1 थी हमारे पास x माइनस वाई, देखो x माइनस वाई माइनस 20 तो मैंने इसको लिख लिया x माइनस वाई माइनस 20 प्लस x प्लस वाई माइनस 100 इज इक्वल टू 0। y से y कैंसिल हो गया, x प्लस x 2x हो गया, 120 हो जाएगा, ट्रांसपोज भी कर दो 120, नेगेटिव था पॉजिटिव में तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60। तो ये तो एक कार की आ गई कितनी 60 किलोमीटर पर आवर, क्या हो गई उसकी स्पीड थी 60 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पर मैंने यूनिट मेंशन नहीं की है क्योंकि अपन डायरेक्ट वहाँ पर फिर x की वैल्यू में मेंशन कर देंगे, ठीक है। अब आगे देखो, आगे मेरे को y की वैल्यू भी निकालनी है। y की वैल्यू के लिए किसी भी इक्वेशन में रख दो, आप खुद ही देखो y की वैल्यू अगर मैं यहाँ से फाइंड आउट करना चाहूँ या फिर मैं यहाँ कहीं से भी फाइंड आउट करूँ तो कितना बनेगा, y की वैल्यू 40 आएगी, वैल्यू पुट करो ना, x प्लस वाई इज इक्वल टू 100 था, x 60 है तो y यहाँ से क्या बन जाएगा, y इज इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर। ये हो गया हमारे पास इसका सॉल्यूशन, बस हो गया, ये तो करना था। देखो एलिमिनेशन से कितना इजीली हो गया, 3-4 स्टेप में आपको आंसर डायरेक्ट पता चल जाता है। कोशिश करना एलिमिनेशन मेथड ज़्यादा आप अप्लाई करें, वो ज़्यादा इजी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, आज के हमारे लेक्चर का एक तरह से लास्ट क्वेश्चन बड़ा अच्छा है। द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर, एक रेक्टेंगल है उसका आपको एरिया रिड्यूस बाय 9 स्क्वायर। सबसे पहले तो अपन लिखेंगे लेंथ कितनी हो जाएगी x, इसकी अगर मैं ब्रेड्थ की बात करूँ तो कितनी हो जाएगी y, देन एरिया कितना हो जाएगा xy, ठीक है। अब फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन क्या कहती है कि अगर आप क्या करते हैं लेंथ को रिड्यूस करते हैं, तो लेंथ थी, लेंथ को आपने रिड्यूस किया 5 यूनिट, ब्रेड्थ को इंक्रीज करते हैं 3 यूनिट, तो y माइनस y प्लस 3 हो गया। तो इज इक्वल टू क्या होता है, जो इसका एरिया होता है वो 9 यूनिट भी रिड्यूस हो जाता है, तो ये बन जाएगा एक्स वाई माइनस 9। अब इसको सॉल्व करना है, देखो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा एक्स वाई प्लस 3x माइनस 5y माइनस 15 इज इक्वल टू एक्स वाई माइनस 9। एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल हो गया तो इक्वेशन बनेगी मेरे पास 3x माइनस 5y। 9 को मैं आप चाहो तो इधर ले आओ या फिर 15 को आप उधर ले जाओ, कैसी भी आपकी कंडीशन है, तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, लेकिन माइनस 6 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। ये बन गई इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली सेकेंड कंडीशन के अकॉर्डिंग आप देखेंगे, सेकेंड कंडीशन में क्या बोला है कि अगर आप लेंथ को इंक्रीज कर देते हैं 3 से, ठीक है, 3 यूनिट आप लेंथ को इंक्रीज कर देते हैं, तो यानी कि आपकी लेंथ होगी लेंथ प्लस 3 और आपकी ब्रेड्थ कितनी हो जाएगी, उसको भी आप इंक्रीज कर रहे हैं 2 यूनिट, तो ये कितनी हो जाएगी b प्लस 2, यानी कि ठीक है। अब l की जगह हमने क्या लिया था x प्लस 3 लिया था और ये क्या लिया था अपन ने y प्लस 2 लिया था, तो आपका जो एरिया है वो इंक्रीज हो जाएगा कितना 67। तो क्या आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे कि इधर देखो ये हो जाएगा एक्स वाई प्लस 2x प्लस 3y प्लस 6 इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस 67। इस तरह से इक्वेशन आपके पास बन जाएगी। तो यहाँ से एक्स वाई कैंसिल हो जाएगा
और अगर मैं डायरेक्ट इक्वेशन के बारे में बात करूँ तो डायरेक्ट इक्वेशन बनेगी हमारे पास 2x प्लस 3y और ये 6 ट्रांसफर हो जाएगा -61। ठीक है, डायरेक्ट इक्वेशन बन जाएगी हमारे पास 2x प्लस 6y प्लस 3y इज इक्वल टू 61। तो ये इक्वेशन बन गई। तो ये बीच वाली इक्वेशन को हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं। कि डायरेक्ट स्टेप हमने इसको सॉल्व कर लिए। ये देखो डायरेक्ट अपन ने इसको सॉल्व किया। अब तो हम अच्छे से पढ़ने लगे ना, डायरेक्ट हम क्वेश्चन सॉल्व करने लगेंगे। ऐसे थोड़ी कि अभी भी हम टाइम कंज्यूम करेंगे। इक्वेशन सेकंड बन गई, चाहो तो इसको इधर ट्रांसपोज कर लो, किसी भी मेथड से आप इसको सॉल्व कर लो। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास, ठीक है, किसी भी मेथड से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। आगे बात समझ में। देखो इसको हम क्या करते हैं, थोड़ा सा और क्लियरली लिख लेते हैं यहाँ पर। ये ध्यान से सुनना। देखो सेकंड कंडीशन में हमारे पास क्या बनेगी। सेकंड कंडीशन के बारे में अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो सेकंड कंडीशन में बोला है कि लेंथ को भी 3 से इंक्रीज किया तो क्या बन जाएगा x प्लस 3, और ब्रेड्थ है उसको भी 2 से इंक्रीज किया तो क्या बन जाएगा y प्लस 2 इज इक्वल टू एक्स वाई किसके इक्वल हो जाएगा, कितना इंक्रीज हो जाएगा, एक्स वाई प्लस 67 यूनिट स्क्वायर इंक्रीज हो जाएगा। फॉर्मूला क्या बन जाएगा यहाँ से, एक्स वाई प्लस 3y प्लस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस 67। अगर मैं इसको ट्रांसपोज करूंगी एक्स वाई से, एक्स वाई कैंसिल हो जाएगा, बन जाएगा ये 2x प्लस 3y, ट्रांसपोज करेंगे -61 इज इक्वल टू 0। दी इक्वेशन नंबर सेकंड बन गई। अब आप इन दोनों को सॉल्व करके क्या वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो देखो लेंथ आ जाएगी 17 यूनिट एंड तो ब्रेड्थ उसकी आ जाएगी 9 यूनिट। आगे बात समझ में, ठीक है। तो बच्चा बेसिकली अगर हम अभी के करंट सिलेबस के अकॉर्डिंग बात करें तो हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है। अब जो हम एक्स्ट्रा पढ़ेंगे वो आप आगे के लिए, अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं किसी एग्जाम के लिए तो आप वो भी देख सकते हैं, या फिर अगर आप चाहते हैं कि नहीं हमें नॉलेज पूरी रखनी है, हमें ये नहीं रखना कि हमें ये पार्ट समझ में नहीं आया, ये पार्ट हमने स्किप कर दिया, तो भी आप उस चीज़ को पढ़ सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज आपका चैप्टर 3 बेसिकली यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। तो अच्छे से इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ एग्जाम्पल्स भी देखेंगे जो बहुत अच्छे हैं, जैसे बॉट से रिलेटेड एग्जाम्पल हैं, स्पीड एंड डिस्टेंस से, वर्किंग टाइम से रिलेटेड एग्जाम्पल हैं, तो वो बहुत अच्छे हैं, आप सीख लीजिएगा क्योंकि वो चीज़ फ्यूचर में काम आती है। एक्सरसाइज 11-12 में या 11-12 क्लास में अगर आप पढ़ेंगे तो कोई भी एक्सरसाइज वहाँ पर ऐसी आ जाएंगी जहाँ पर आपको इक्वेशन को सॉल्व करना होगा उस फॉर्म में। अगर आपको यही नहीं पता कि इक्वेशन कैसे सॉल्व करेंगे तो आप किस तरह से सॉल्व कर पाएंगे। ओके, तो चलिए बच्चों अच्छे से आप प्रिपेयर कीजिएगा आपके एग्जाम के लिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, बट अंटिल देन कीप लर्निंग विद मोशन। थैंक यू।